मध्य प्रदेश में अक्सरियत जुटाने की जतन कर रही कांग्रेस को मायावती ने बड़ी राहत दी है। बीएसपी सरबराह मायावती ने कहा कि बीएसपी ने बीजेपी को रोकने के लिए राजस्थान और मध्य प्रदेश में कांग्रेस को हिमायत देने का फैसला किया है। हालांकि मायावती ने कांग्रेस पर भी निशाना साधा और कहा कि लोगों ने न चाहते हुए भी कांग्रेस को चुना। हमारी पार्टी ने ये चुनाव खासकर बीजेपी को सत्ता से बाहर करने के लिए लड़ा था, लेकिन दुख की बात यह है कि हमारी पार्टी अपने इस मकसद में कामयाब नहीं हो सकी है। और मुझे ये भी मालूम हुआ है कि मध्य प्रदेश में अभी भी ये पार्टी यहाँ सत्ता में आने के लिए पूरे जोड़ तोड़ में लगी हुई है, जिसे रोकने के लिए हमारी पार्टी ने कांग्रेस पार्टी की सोच व नीतियों से सहमति न जताते हुए भी यहाँ मध्य प्रदेश में अपनी पार्टी का कांग्रेस पार्टी को सरकार बनाने के लिए समर्थन देने का फैसला लिया है। और यदि इस मामले में राजस्थान प्रदेश में भी कांग्रेस पार्टी को हमारी पार्टी के समर्थन देने की हमें जरूरत महसूस हुई, तो फिर वहां भी बीजेपी को सत्ता में आने से रोकने के लिए कांग्रेस पार्टी को समर्थन दिया जा सकता है। मायावती के बाद अब समाजवादी पार्टी सरबराह अखिलेश यादव ने भी मध्य प्रदेश में कांग्रेस की तायद करने का ऐलान किया है। अखिलेश यादव ने ट्वीट करके इसकी जानकारी देते हुए कहा कि हमारी पार्टी एमपी में कांग्रेस की हिमायत करती है। समाजवादी पार्टी ने सभी से राय मशवरा करके फैसला लिया है कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ और भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो भी सरकार बनेगी, कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है, उसका समर्थन समाजवादी पार्टी ने मध्य प्रदेश में किया है। देखिए, अभी कोई अलायंस की बात नहीं होगी, अभी केवल अपनी पार्टी कितनी मजबूत है और पार्टी का संगठन और पार्टी की तैयारी बूथ स्तर तक होगी। 3 रियासतों में जीत के बाद कांग्रेस पुरजोश नजर आ रही है। इस बलबले का असर उत्तर प्रदेश में भी साफ नजर आ रहा है। इत्तेहाद को लेकर कांग्रेस से दूरी बना रहे अखिलेश यादव और मायावती दोनों के सुर बदले बदले से सुनाई दे रहे हैं। वहीं कांग्रेस भी खुद को ताकतवर बता रही है। पार्टी लीडरों का कहना है कि वो एक कौमी जमात है, भले ही वो रियासत में इख्तिदार से दूर रही है, लेकिन वो इत्तेहाद करने में किसी जमात के दबाव में नहीं आएगी। इसमें कोई दो राय नहीं है कि हम सत्ता में उत्तर प्रदेश में नहीं रहे हैं, बट उत्तर प्रदेश में हमारा जो भी है एक मताधिकार है, हमारा अपना एक परंपरा है, हमारे एक वर्कर का बूथ लेवल से वर्करों का एक संगठन है। तो इन सब लोगों को देखकर और इन लोगों से सबसे राय लेकर ही हम कुछ आगे कदम बढ़ा पाएंगे और हम किसी के अनर्गल दबाव में नहीं आएंगे। इसमें ये 2 बात तय हैं। राजस्थान, छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश में जीत के बाद कांग्रेस के हौसले बुलंद हैं और इसका सीधा असर उत्तर प्रदेश में भी देखा जा रहा है। अब तक कांग्रेस से किनारा कर रहे सपा और बसपा के तेवर बदल चुके हैं और कांग्रेस का कहना है कि वो गठबंधन को लेकर अपने कार्यकर्ताओं से लेकर नेताओं तक की सबकी राय लेगी और सीटों के बंटवारे की बात हो या फिर नेतृत्व की, तो वो किसी तरह का दबाव नहीं झेलेगी। यानी पार्टी खुद को पहले से बहुत ज्यादा मजबूत महसूस कर रही है। कैमरामैन राजेश के साथ शिवानी शर्मा, न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश, लखनऊ। इलाहाबाद हाईकोर्ट के कैंपस में वाक़ मस्जिद को मुनहदिम करने के इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी है। सुप्रीम कोर्ट ने अपने हुक्म में मस्जिद को मुनहदिम करने पर रोक लगाते हुए इसको असल हालत में कायम करने का भी हुक्म दिया है। इलाहाबाद हाईकोर्ट के कैंपस में वाक़ इस मस्जिद में वकला के अलावा यहाँ मुलाजमीन और अहलकार 5 वक्त की नमाज अदा करते हैं। लेकिन सन 2017 में एडवोकेट अभिषेक शुक्ला ने मफाद आम्मा की एक अर्जी में कहा था कि ये मस्जिद सरकारी जमीन पर बनी है, लिहाजा इसको मुनहदिम कर देना चाहिए। कई समातों के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने इस मस्जिद को मुनहदिम करने का हुक्म दिया था। हाईकोर्ट के इस फैसले के खिलाफ मस्जिद इंतजामिया ने सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। 1981 में ये मस्जिद जो है वो पब्लिक मस्जिद हो गई। उन्होंने गेट बाहर से निकाल दिया, इसका पहले बंगले के अंदर से रास्ता था, बाहर से निकाल दिया। उसके बाद से मुस्तकिल 1981 से पब्लिक और हाई कोर्ट के मुलाजमीन, हाई कोर्ट के जजेस तक भी आते थे नमाज़ पढ़ने और जितने अहलकार थे सब यहाँ नमाज़ पढ़ने आते थे। देखिए, ऑर्डर जो है ये अभी हुआ है 10 दिसंबर को।
इसमें इशू नोटिस किया है, यानी हाई कोर्ट की तरफ से रिप्रेजेंटेशन था, स्टेट गवर्नमेंट का रिप्रेजेंटेशन था, बाकी और जो पार्टीज़ हैं उनको इशू नोटिस किया है और उसमें पार्टीज़ को डायरेक्ट किया है कि जैसी यथास्थिति यानी स्टेटस को मेंटेन करें मौके पर जो आज के। जी, इलाहाबाद हाई कोर्ट की मस्जिद एडवोकेट जनरल की इमारत के बगल में वाक़ है। इस मस्जिद का इंदराज सुन्नी सेंट्रल वक्फ बोर्ड में मौजूद है। इसके अलावा इस मस्जिद में गुज़िश्ता 30 बरसों से बाकायदा नमाज हो रही है। सुप्रीम कोर्ट के हुक्म इम्तनाई से मस्जिद इंतजामिया काफी खुश है। एक अनमेंटेनेबल PIL तासुब के आधार पर करी गई, इसको हटाने के लिए, और बड़ा अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उस अनमेंटेनेबल PIL को इंटरटेन किया और काफ़ी लंबा इंटरटेन किया और उसके बाद इंसाफ नहीं किया, और इसका बेहद अफसोस हम लोगों को है। फिर इसके बाद हम लोग सुप्रीम कोर्ट गए। सुप्रीम कोर्ट ने अपनी कोशिश ये करी कि दोनों फरीकैन मिलकर आपस में तय कर लें और एक रास्ता निकाल लें। उस पर हाई कोर्ट इंतजामिया तैयार नहीं हुई। सुप्रीम कोर्ट के इस हुक्म से मस्जिद इंतजामिया को बड़ी राहत मिली है। फिलहाल मस्जिद के इनेदाम का खतरा टल गया है। मस्जिद इंतजामिया को उम्मीद है कि सुप्रीम कोर्ट से इनको जल्द ही इंसाफ मिलेगा और मस्जिद को तहफ़्फ़ुज़ हासिल होगा। वादा है कि 8 नवंबर 2017 को इलाहाबाद हाई कोर्ट ने मस्जिद को मुनज़्ज़म करने का हुक्म दिया था। हाई कोर्ट के इस फैसले को मस्जिद इंतजामिया ने सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया था। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए इलाहाबाद से मुश्ताक आमिर की रिपोर्ट। इलाहाबाद के नैनी थाने में तैनात एक दारोगा के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया है। शहर कोतवाली के इंस्पेक्टर की शिकायत पर दारोगा सुरजीत सिंह के खिलाफ कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया। दारोगा पर शहर कोतवाली में तैनाती के दौरान कई फाइलों को गायब कर देने का इल्जाम है। विवेचनाओं से संबंधित कुछ डॉक्यूमेंट्स सब इंस्पेक्टर ने थाने में जमा नहीं कराए थे, उसका ट्रांसफ़र हो चुका था, तो उसके संबंध में कार्रवाई की गई है। पूर्व में भी उसको कई बार बताया गया था, लेकिन उसके द्वारा जब डॉक्यूमेंट जमा नहीं कराए गए तो FIR दर्ज की गई है। आगे की कार्रवाई उसके बाद की जाएगी। सोनभद्र से दिल को दहला देने वाली खबर आई है। पिन्नूगंज थाना इलाके के परबसपुर गांव में एक मां ने अपने 3 बच्चों के साथ जरासीम कुछ दवाएं पी ली, जिसकी वजह से चारों की मौत हो गई। बहू अपनी सास ससुर के साथ गांव में रहती थी और आज इसका झगड़ा अपनी सास से हुआ था। सास की डांट डपट से दिल बर्दाश्ता होकर उसने अपने 3 बच्चों के साथ जरासीम कुछ दवाएं पी ली। जानकारी मिलने के बाद सभी को जिला अस्पताल ले जाया गया, लेकिन तब तक चारों की मौत हो गई थी। महलूका खातून का शौहर मुंबई में नौकरी करता है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। ये अत्यंत दुखद घटना है और थाना पन्नूगंज अंतर्गत बरबसपुर गांव में हुई है। अभी तक जो बात प्रकाश में आ रही है कि महिला ने स्वयं भी और अपने 3 बच्चों को जहर देके आत्महत्या कर ली। 4 लोगों की डेथ हो गई है। सर में क्या कार्रवाई की जा रही है? कुछ उनको सहायता वगैरह? जो भी नियमानुसार सहायता होगी दिया जाएगा और भी कार्रवाई की जा रही है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के तलबा हर मैदान में नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा कर रहे हैं, चाहे वो तालीम का मैदान हो या खेल का। आंध्र प्रदेश में होने वाले 56वें नेशनल रोलर स्केटिंग चैंपियनशिप में उत्तर प्रदेश की सीनियर व जूनियर टीम में AMU के तलबा नुमाइंदगी करेंगे। आज AMU में मुनक्किद एक तकरीब में क्लब के जिम्मेदारों ने इनकी हौसला अफजाई करके मुकाबले के लिए रवाना किया। इस मौके पर तलबा ने प्रैक्टिस भी की। नेशनल सतह पर खेलने गई उत्तर प्रदेश की सीनियर व जूनियर टीम में ज्यादातर खिलाड़ी AMU के ही मुंतखब हुए हैं। सारे बहुत बड़ा अचीवमेंट है यूनिवर्सिटी गेम्स कमेटी का, और ये जो फैसिलिटी इस रिंग की यूनिवर्सिटी में है वो आसपास कहीं नहीं है, और यहाँ पे काफ़ी अच्छा माहौल है स्केटिंग का। यहाँ पे यूनिवर्सिटी स्कूल के बच्चे पढ़ते हैं, दीगर एलुमनाई के बच्चे आते हैं, और सब जूनियर में हमारे यहाँ के जो बच्चे सेलेक्ट हुए हैं वो, और जूनियर और सीनियर तीनों ग्रुप में AMU इस स्केटिंग क्लब के बच्चे सेलेक्ट हुए हैं जो नेशनल्स खेलने जाएंगे विशाखापट्टनम। वो 15 से लेके और 23 तक चलेगा ये इवेंट। मेरा सिलेक्शन नोएडा में हुआ था। मैं विशाखापट्टनम खेलने जा रहा हूँ। उम्मीद ये है कि अब हम विशाखापट्टनम में भी गोल्ड मेडल लेके आएंगे। स्कूल का स्टूडेंट हूँ और मैंने इंडियन टीम को रिप्रेजेंट किया था, नैनजिंग गया था, और इस बार मैं UP सीनियर टीम के लिए सेलेक्ट हो गया हूँ। और इंशाल्लाह हमारी पूरी कोशिश रहेगी कि इस बार UP टीम गोल्ड मेडल ले आए और हम ऐसे ही आगे अच्छे खेलते रहें। सरकारी अहकामात के बावजूद भी उत्तर प्रदेश के मुख्तलिफ अजला में उर्दू मुतरजमीन और असातिज़ा की तकर्रियों के अमल को पूरा नहीं किया जा रहा है।
उर्दू डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की जानिब से दाखिल की गई RTI के नतीजे में जो हक़ाइक़ सामने आए हैं वो ये बताने के लिए काफ़ी हैं कि सरकारी अफसरान उर्दू और अहले उर्दू के साथ मुतासबाना रवैया इख्तियार कर रहे हैं। इस ज़मन में हमारे नुमाइंदे तारिक कमर ने उत्तर प्रदेश के इतलाती कमिश्नर से खास बातचीत की। उस्मान साहब मौजूद हैं, आइए उनसे बात कर लेते हैं। उस्मान साहब, शिकायतें इस अंदाज की हैं कि अहकाम जारी कर दिए जाते हैं हुकूमत की जानिब से तकर्री के, चाहे वो मामला उर्दू ट्रांसलेटर का हो, टीचर्स का हो या दूसरे ज़ुमरों के हों, बार बार आदेश जारी किए जाते हैं, अहकाम जारी किए जाते हैं, लेकिन उन पर अमल नहीं होता। सुनने में आया है कि आपसे भी मालूमात फराहम की गई हैं, किस अंदाज से इसकी वजाहत फरमाना चाहेंगे, क्या कहना चाहेंगे इस अमल पर, क्या रद्द अमल है आपका? देखिए, उर्दू डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने एक प्रार्थना पत्र दिया है उत्तर प्रदेश शासन को, चीफ सेक्रेटरी को। उन्होंने कहा है कि आपने जो शासन आदेश अब तक जारी किए हैं और ख़ास तौर पर उर्दू भाषा के बारे में, तो आपके शासन आदेश जारी होने के बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन कितना हुआ है डिस्ट्रिक्ट में, या यहाँ जो शासन में काम कर रहे हैं लोग, डिपार्टमेंट हैं, उन डिपार्टमेंट में कितने लोग उर्दू अनुवादक रखे गए हैं, ये जहाँ जहाँ टीचरों की ज़रूरत थी वहाँ टीचर रखे गए हैं। ये उन्होंने एक RTI लगाई है, तो उत्तर प्रदेश शासन ने उसे भेज दिया है भाषा विभाग को। तो भाषा विभाग को मैंने नोटिस इशू किया, तो भाषा विभाग ने कहा ये कार्मिक विभाग का काम है। कार्मिक विभाग को फिर नोटिस इशू किया, तो उन्होंने कहा ये प्रशासनिक सुधार का मामला है। मैंने फिर तीनों को बुलाया, मैंने भाषा विभाग को भी नोटिस इशू किया, मैंने कार्मिक विभाग को भी किया, मैंने जो है प्रशासनिक सुधार को भी किया, और तीनों को बुलाकर सामने कहा कि तीनों बताओ कि इस सूचना का संबंध किससे है। तो तीनों जो है जब आज आयोग में आज हाजिर हुए, उन तीनों ने बताया कि 2 बिंदु का संबंध हमसे है और एक का जो है प्रशासनिक सुधार से है। मैंने उनसे पूछा है कि शासन ने जो आदेश जारी किया है या शासन आदेश जारी होते हैं उनका इम्प्लीमेंटेशन भी अगर नहीं होता है तो कितनी दुख की बात है। इसलिए आप जो है 10 दिन के अंदर पूरी डिटेल लाकर आयोग में पेश करें, अन्यथा सबके खिलाफ नियम के तहत कार्रवाई की जाएगी। लेकिन उस्मान साहब, हमें जहाँ तक मालूम है तो इसमें सुप्रीम कोर्ट के भी अहकाम हैं, डायरेक्शंस हैं इस अंदाज के कि अगर एक मुकर्ररा वक्त तक कार्रवाई नहीं की जाती तो सख्त एक्शन लिए जाने चाहिए। आप क्या कुछ फरमाना चाहेंगे इस बाब में? देखिए, सुप्रीम कोर्ट का वादी ने आज बताया है ये कि सुप्रीम कोर्ट का एक आदेश है जिसमें कहा गया है कि कोई भी प्रार्थना पत्र 2 महीने तक पेंडिंग नहीं रखना चाहिए। आपको उस प्रार्थना पत्र को या तो आपको यस करना है या नो करना है, पेंडिंग नहीं डाल सकते। इसके अलावा जो सूचना का अधिकार है उसमें भी 30 दिन का टाइम फिक्स है कि 30 दिन में आप किसी के प्रार्थना पत्र को या तो आप उसे एक्सेप्ट करेंगे या आप रिजेक्ट करेंगे, और एक्सेप्ट करने की भी आप सूचना देंगे मांगने वाले को और रिजेक्ट करने की भी देंगे। तो बहुत सी चीज़ों में देखने में आया है कि प्रार्थना पत्रों पर हिंदुस्तान और पाकिस्तान के अलावा दीगर बैरूनी ममालिक में भी उर्दू की नई बस्तियां कायम हैं और इन दोनों मुल्कों के अफराद अमेरिका और यूरोप जैसे मुल्कों में उर्दू ज़बान अदब के फ़रोग़ में अहम किरदार अदा कर रहे हैं। हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाली ऐसी ही एक शख्सियत का नाम है सरदार अली। ऑनलाइन उर्दू रिसाले के जरिए सरदार अली कनाडा में उर्दू वालों को एक प्लेटफॉर्म मुहैया करा रहे हैं। हैदराबाद से ताल्लुक़ रखने वाले सरदार अली ने रोजगार और कारोबार के लिए कनाडा का सफर तय किया, लेकिन गैर मुल्की तहजीब व तमद्दुन को अपनी जबान और अदब पर कभी हावी न होने दिया, बल्कि उर्दू जबान और अदब के फरोग का जरिया हमवार करते रहे। 2003 में उर्दू वेब रिसाला शेर व सुखन की शुरुआत भी इसी कोशिश का एक नतीजा रही। ये रिसाला कनाडा जैसे मुल्क में उर्दू जबान और अदब से मोहब्बत करने वालों को न सिर्फ जोड़ने का काम बखूबी अंजाम दे रहा है, बल्कि उर्दू के फरोग में भी बेहद अहम किरदार अदा कर रहा है। मैंने सोचा कि भी जब इंटरनेट पे सहूलत मौजूद है हमको, तो क्यों ना इंटरनेट पे एक अपना रिसाला निकाला जाए। तो उस लिहाज से 2003 में मैंने इंटरनेट पे पहला मैगज़ीन निकाला कनाडा से उर्दू में। बहुत अच्छा रिस्पांस है वहाँ पर, और अदबी तकरीबात होती हैं, शायरी के जो है ना महफिलें होती हैं, मज़ामीन की महफिलें होती हैं। बहर उस वक्त जो शायरी के लोग शुरा आते हैं पाकिस्तान से, हिंदुस्तान से, उनकी जो है ना महफिलें होती हैं, तो हम उनकी महफिलों की जो रिपोर्टिंग होती है, लोग वहाँ से रिपोर्टिंग करके मुझे भेजते हैं, तो मैं उनको भी अपनी वेबसाइट में लगाता हूँ। तो रिपोर्टिंग के साथ साथ मज़ामीन, हर किस्म के मज़ामीन मेरी वेबसाइट पे आते हैं, अफसाने आते हैं मेरी मज़ामीन, और शायरी होती है मेरी वेबसाइट पर। सरदार अली के मुताबिक बैरूनी ममालिक में हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी अपनी ज़बान व अदब के ज्यादा करीब नजर आते हैं।
बहुत ज़्यादा फ़र्क पा रही है और काफ़ी जो है ना पूरी उम्मीद है हम लोग के वहाँ पर भी जो है ना उर्दू का चलन है। अब टोरंटो को तो ख़ास तौर पे उर्दू का शहर कहते हैं। हर हफ्ता 15 दिन में कुछ ना कुछ फंक्शन होता है वहाँ पे, उर्दू की महफिलें जमती हैं। पाकिस्तान, इंडिया, हर जगह के लोग अदीब शुअरा जमा होते हैं और आपस में ख्यालात का इजहार करते हैं। बड़ा अच्छा माहौल है वहाँ पर। उर्दू का दायरा बरे सगीर तक ही महदूद नहीं है, बल्कि उर्दू की खुशबू बैरूनी मुल्कों की तहजीबी फजा में भी महसूस की जा रही है। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए मेरठ से तंजीर अंसार की रिपोर्ट। रिलायंस ग्रुप के चेयरमैन मुकेश अंबानी की बेटी ईशा अंबानी की शादी मुंबई में हो रही है। मुकेश अंबानी के घर इंटीलिया को फूलों और कुमकुमों से सजाया गया है। बाराती और मेहमान इंटीलिया पहुंच चुके हैं। ये तस्वीरें इंटीलिया की है। आप देख सकते हैं कि यहाँ मेहमानों का तांता लगा हुआ है। मुख्तलिफ शोबे हयात की सरकर्दा शख्सियात शादी की तकरीब में शरीक हैं। दुल्हन ईशा के भाई अनंत और आकाश अंबानी भी घोड़े पर सवार इंटीलिया के बाहर नजर आए। मुकेश अंबानी मेहमानों का इस्तकबाल करते दिखाई दिए। बैंड बाजे के साथ दुल्हन के चचा अनिल अंबानी भी नजर आए। अजीम इत्तेहाद में सीट शेयरिंग के फार्मूला तय हो गया है। जराये की माने तो आरजेडी 18 से 20 सीटों पर चुनाव लड़ेगी, जबकि कांग्रेस 8 से 12 सीटों पर इंतखाबात लड़ेगी। वहीं शरद यादव को 1 से 2 सीट, जितिन राम मांझी को 1 से 2 सीट, सीपीएम और सीपीआई को 1-1 सीट दी जा सकती है। खबर यह भी है कि मुकेश सहनी और पप्पू यादव को भी साथ लाने की कोशिश की जाएगी। हालांकि अजीम इत्तेहाद के लीडर इस पर साफ साफ कुछ भी कहने से बच रहे हैं। 5 रियासतों के असेंबली इंतखाबात में बीजेपी को शिकस्त का सामना क्या करना पड़ा, अब हलीफ जमातें भी सलाह देने लगी हैं। बिहार में तो एक मर्तबा फिर जेडीयू को बड़ा भाई बताने की सियासत शुरू हो गई है। जेडीयू के लीडर नीतीश कुमार के चेहरे को चमकाने में लग गई है। बीजेपी के लीडरों को यह सलाह रास तो नहीं आ रही है, लेकिन वो जवाब देने में एहतियात बरत रहे हैं। एनडीए के घटक दलों की बैठकें ना के बराबर होती हैं, उनकी संख्या बढ़ाई जानी चाहिए। प्रकाश सिंह बादल, नीतीश कुमार और शिवसेना प्रमुख राज ठाकरे जैसे नेताओं की व्यापक हिस्सेदारी, साझेदारी बनानी चाहिए और आगे से ज्वाइंट कैंपेन के भी रास्ते तलाश करने चाहिए। और राम मंदिर के सवाल पर अति उत्साह और अधीरता भी नुकसान का कारण बन सकता। अभी भी बड़े भाई की भूमिका में है ही और आने वाला समय भी बड़े भाई की भूमिका में रहेंगे। और मैं समझता हूँ एलाइड पार्टी बैठ करके सभी को इस पर मंथन करने की आवश्यकता है और यह अति आवश्यक है। मैं समझता हूँ एज फार एज बिहार इज कंसर्न, नीतीश जी इज अ परफेक्ट लीडर एंड पीपल हैव ट्रस्ट ऑन हिम। कैसे क्या करना है, बड़े भाई छोटे भाई का तो ये उस समय लालू जी के जमाने में ये सब होता था। यहाँ तो एनडीए गठबंधन का जिम्मेवारी है और एनडीए गठबंधन के सामने में जो मामला आया है, हम एनडीए गठबंधन की जबरदस्त जीत होगी। अब तक तो सिर्फ एनडीए में ही बड़े भाई की सियासत चल रही थी, लेकिन 5 रियासतों के इंतखाबी नताज ने अजीम इत्तेहाद में भी बड़े भाई की लड़ाई को तेज कर दिया है। आरजेडी ने दावा किया है कि नतीजे चाहे जो भी हो, बिहार में तो वही बड़े भाई के रोल में है और आगे भी रहेगी। आरजेडी लीडर तो अब तेजस्वी यादव को कौमी सतह के लीडर के तौर पर पेश करने में जुट गई है, लेकिन कांग्रेस को यह दावा पसंद नहीं आ रहा है। सुप्रीमो से थोड़ा आगे की लकीर हम लोग लगता है कि भविष्य में ये बड़े नेता के रूप में, देश के बड़े नेता के रूप में तेजस्वी जी उभरेंगे। तो यहाँ बड़े भाई की भूमिका में मैं हूँ ही, हर लोग मान रहा है कि यहाँ बड़े भाई की भूमिका में आरजेडी है। नहीं, कांग्रेस का हावी होने का सवाल ही नहीं पैदा होता है, क्योंकि बड़े भाई की भूमिका में हम हैं तो बड़ा भाई के सामने कोई बोलता नहीं है। भाई छोटे भाई किसने कहा छोटे भाई? कांग्रेस छोटा भाई कैसे हो सकता है? ये नेशनल पार्टी है, हमारे नेतृत्व में सरकार बननी है, तो छोटे भाई का क्या मतलब होता है? छोटे भाई, विधानसभा का चुनाव हो रहा है क्या? देश का जो जनादेश मिला है 3 राज्यों में, वो किसको मिला? कांग्रेस को मिला है, और कांग्रेस नेशनल पार्टी है। तो इस तरह की बात को विवाद में लाना मैं समझता हूं कि हास्यास्पद है। बिहार के साबिक वज़ीर आला जितिन राम मांझी ने असेंबली इंतखाबात में बीजेपी की करारी हार पर बीजेपी को नसीहत की है। मांझी ने कहा कि मोदी समेत एनडीए के लीडरों को राहुल गांधी से सबक लेना चाहिए। वहीं उन्होंने अजीम इत्तेहाद में सीटों के बंटवारे पर कहा कि बहुत जल्द कोऑर्डिनेशन कमेटी तश्कील दी जाएगी।
सत्ता दल के लोग थे, एनडीए के लोग थे, जो बहुत कुछ आइम वाइम बोल रहे थे और उसका जवाब हमारे राहुल गांधी ने दिया है बहुत पोलाइटली। इससे उनको सीख लेना चाहिए। जहाँ तक राहुल गांधी की बात है, उन्होंने मैच्योरिटी दिखलाई है और पहले भी हम लोग समझते थे। हम लोग देहात में फार्मूला कहते हैं कि बांस में बांस फूटता है, उसमें दूसरा चीज़ नहीं फूटता है। तो ये लोग का अपना इनहेरेंट कैलिबर है और जिसके बल पर आज उन्होंने दिखला दिया। जिसको कहा जाता था अपू बप्पू क्या क्या बोलते थे लोग, अब समझ में आ गया। एलजेडी सदर शरद यादव ने असेंबली इंतखाबात के नताज पर रद्दमल जाहिर करते हुए कहा कि 2019 में बीजेपी का पूरे मुल्क से सफाया हो जाएगा। शरद यादव ने कहा कि मुल्क के लोग बीजेपी से खफा हैं। बिहार में आरजेडी की क़यादत में अजीम इत्तेहाद के चुनाव लड़ने के सवाल पर इन्होंने कहा कि बिहार में आरजेडी बड़ी पार्टी है और दीगर पार्टियों को आरजेडी के साथ चलना पड़ेगा। तो 19 में इनका ऐसा सफाया होना है जो आपने कल्पना भी नहीं की हो। देश खड़ा होगा। इसलिए जो पांचों सूबों की जनता ने फैसला दिया है वो इस सरकार के मिसडीड, सरकार का रास्ता खतरनाक है, इसके खिलाफ ये जनादेश है। 5 रियासतों के असेंबली इंतखाबात के नताज के बाद बीजेपी के रुकन पार्लियामेंट शत्रुघ्न सिन्हा ने एक मरतबा फिर अपनी ही पार्टी पर हमला बोला। शत्रुघ्न सिन्हा ने बीजेपी के जुमलों को शिकस्त की वजह बताया। शत्रु ने पार्टी को चौकन्ना रहने की नसीहत की। उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ का पटना में बीजेपी कारकुनों ने शानदार इस्तकबाल किया। योगी आदित्यनाथ ने बाद में फारस अस्पताल में ज़ेर इलाज स्वामी हरिनारायण आनंद की अयादत की। इसके बाद इन्होंने पटना के महावीर मंदिर में पूजा अर्चना की। इन्होंने पटना में हालिया सियासी उथल पुथल पर भी बयान दिया। योगी नेपाल के जनकपुर में मुनक्किदा विवाह पंचमी महोत्सव में शिरकत करने के बाद पटना पहुंचे। मुजफ्फरपुर के बदनाम ज़माना शेल्टर होम को मुसलसल तीसरे रोज खाली कराया गया। उम्मीद है कि कल से भवन तोड़ने की कार्रवाई शुरू की जाएगी। दरअसल नक्शा मंजूर कराए बगैर तामीर कराए गए शेल्टर होम को लेकर सुप्रीम कोर्ट के एतराज के बाद म्युनिसिपल कारपोरेशन भवन को मुनहदिम करने की कवायद में जुटा हुआ है। मुजफ्फरपुर के एसपी ने भवन को मुनहदिम करने के लिए एक कमेटी तश्कील दे दी है। बिहार में अब तक सिर्फ 3,500 हज दरख्वास्तें ही मौसूल हुई हैं, जबकि बिहार का कोटा 12,000 है। फॉर्म भरने की तारीख में 19 दिसंबर तक तौसीक की गई है। हज कमेटी इस की गई वजूहात बता रही है। हज कमेटी के मुताबिक पासपोर्ट का वक्त पर नहीं मिलना और हज महंगा होने की वजह से इतनी कम दरख्वास्तें मौसूल हुई हैं। बिहार उर्दू डायरेक्टरेट के ज़ेर-ए-इत्माम पटना में महफिल गंग व जमन के नाम से एक प्रोग्राम मुनक्किद किया गया। प्रोग्राम में हिंदी और उर्दू के मारूफ शोरा ने शिरकत की। डायरेक्टरेट के मुताबिक उर्दू और हिंदी के शायरों को एक जगह जमा करने का मकसद जहां जबान का फरोग है, वहीं भाईचारे की फजा को आम करना भी है। खास बात यूपी बिहार में फिलहाल इतना ही। आदाब।